हेलो क्लास 10th, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों परिचय, फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन पढ़ा था हमने। फिर असहयोग आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं पढ़ा था हम लोगों ने। फिर सविनय अवज्ञा की ओर। बच्चों हम लोग इतना पढ़ लिए हैं। सत्याग्रह विचार, रॉलेट एक्ट, बागानों में स्वराज, ठीक है, असहयोग आंदोलन की आवश्यकता, नगरीय क्षेत्र आंदोलन, ग्रामीण क्षेत्र आंदोलन, बागानों में स्वराज। बच्चों ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा। सविनय अवज्ञा की ओर, नमक यात्रा, दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। और लोगों ने आंदोलन को कैसे किया, सविनय अवज्ञा की सीमाएं। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है सामूहिक अपनेपन का भाव। एक टॉपिक है बच्चों सामूहिक अपनेपन का भाव, इसमें पढ़ेंगे और इसका वीडियो बनाएंगे। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है? विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया? सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं थीं जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किस चित्र पर अंकित की जाती है? इस माध्यम से लोगों को ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके माध्यम से वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास, भारत की पहचान भी भारत माता की छवि की आकृति लेने लगी। सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी इसको। बच्चे पिक्चर दिखाई दे रही है जिसको भारत माता के नाम से, उनकी छवि के नाम से जानते हैं। यहाँ सर्वप्रथम इसको बनाने वाला कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। दर्शाई गई माँ की छवि शिक्षा, भोजन और कपड़े, एक हाथ में माला उनके सन्यासी गुण को रेखांकित करती है। अपने पूर्व भारतीय रवींद्रनाथ टैगोर ने ऐसी चित्र शैली विकसित करने का जिक्र किया जिससे सच्चे अर्थों में भारतीय माना जा सके। (1870) के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। बाद में इसे इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा में अरविंदनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया। वह शांत, गंभीर देवी और आध्यात्मिक गुणों से मुक्त दिखाई देती है।
मुक्ति दिखाई देती है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद की आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। जवाहरलाल नेहरू का यहाँ एक चित्र देखा जा रहा है बच्चों। नेहरू भारत माता और भारत के नक्शे को हृदय के पास रखते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे चित्रों में राष्ट्रवादी नेताओं को अपना सिर भारत माता के चरणों में झुकाते हुए दर्शाया गया है। माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्पना में महत्वपूर्ण था। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रविदों ने भाटों व चरणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोक गीतों में जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचा कर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर की लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। इन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। यह लोगों के असली विचारों में विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। भारत में जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेतृत्व लोगों को एकजुट करने और उसके राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह चिन्हों और प्रतीकों के संबंध में संबंधित जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया है। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूलों और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्ध चक्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। वह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। उसके मध्य में गांधीवाद प्रतीक चरखे की जगह दी गई थी तथा इसके मध्य गांधीवाद के प्रतीक चरखे की जगह दी गई थी जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। बच्चों, भारत माता की छवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल और वह हाथी व शेर के बीच खड़ी हैं। वे दोनों ही शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। इतिहास में पुनर्अभ्यास राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति वे गर्व का भाव अब जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। इसके अलावा जब भारत में लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज अतीत की ओर देखने लगे, उन्होंने इस गौरवमय प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू किया। जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे, उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। बच्चों, इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की
महानता उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। उस समय देश में लोगों को एक साथ करने के प्रयासों को अपनी समस्याएं थीं। देश में जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था, हिंदुओं का अतीत था, जिन छवियों का आश्रय लिया जा रहा था, वे हिंदुओं का प्रतीक थे। यही कारण था कि अन्य समुदायों के लोग अलग अलग अनुभव करने लगे थे। बच्चों, निष्कर्ष, देश के लोगों का आक्रोश संग्रेस सरकार के विरुद्ध ज्यों-ज्यों बढ़ रहा था, त्यों-त्यों विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता को साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। महात्मा गांधी ने आंदोलन के माध्यम से पूरे देश को एक धागे में पिरोने का प्रयास किया। बच्चों, इन आंदोलनों में भाग लेने वाले विभिन्न और वर्ग पृथक आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ हिस्सा लिया। आंदोलन में सहभागियों की शिकायतें अत्यंत व्यापक थी, इसलिए और शासन की मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना आशय था। बच्चों, कांग्रेस ने मतभेदी को समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सदैव किया कि एक समूह की मांगों के कारण दूसरा समूह दूर न करना पड़े। यही कारण है कि आंदोलन के अंतर्गत प्राय विभेद का बिखराव इस तरह जो राष्ट्र उभर रहा था, वह औपनिवेशिक शासन से मुड़ मुक्ति इच्छा रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का एक समूह था। बच्चों, हमारे चैप्टर ख़त्म हुआ, ठीक है। इसमें देखिए, महात्मा गांधी ने 1915 में भारत वापस आने से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के विरोध जन आंदोलन चलाया तथा सत्याग्रह की शुरुआत की। बच्चों, ठीक है। फिर दूसरा, महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार का सन 1916 में दौरा किया। तब वहां उन्होंने दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए तैयार किया। सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह को संचालित करने के उद्देश्य से 1918 में गांधी जी अहमदाबाद, गुजरात पहुंचे। राजनीतिक गतिविधियों का दमन और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने की विशेषाधिकार वाले रॉलेट एक्ट कानून 1919 विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय किया। जलियांवाला बाग, अमृतसर में एक मेले में भाग लेने के लिए बहुत से ग्रामीण एकत्रित थे। वह मैदान चारों ओर से बंद था। इससे निकलने का कोई द्वार न था। 13 अप्रैल 1919 में इसको जनरल डायर ने मैदान में जमा लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। ऑटोमन तुर्की को प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के पश्चात यह अफवाह फैली कि इस्लामिक जगत के धार्मिक प्रमुख खलीफा ऑटोमन सम्राट एक कठोर संधि आरोपित की जाएगी। उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय मुसलमानों ने मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। बच्चों, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में एक समझौते के तहत असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति बनी तथा असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन सन 1921 में शुरू हुआ। बच्चों, चौरी चौरा गोरखपुर ने गोरखपुर में बाजार में गुजर रहा था। एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस द्वारा रोके जाने पर दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हुई। उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई सिपाही मारे गए।
चौरी चौरा हिंसा भड़कने की सूचना मिलने पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निश्चय किया। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा, तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। लोगों ने साइमन कमीशन वापस जाओ ने अपना विरोध प्रकट किया। बच्चों, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया, उसके बाद और मैं इसकी पिक्चर भेज दूंगी जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, 1781 ईस्वी ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिम कानूनों के अध्ययन के लिए कोलकाता में एक विद्यालय स्थापित किया गया। 1791 में वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय आरंभ किया गया। 1835 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय किया गया। फिर 1844 में भारत सरकार कर्मचारियों के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनिवार्य घोषित किया गया। फिर 1857 में कोलकाता, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, चेन्नई में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया। फिर 1914-18 में प्रथम विश्व युद्ध घटित हुआ। बड़े पैमाने पर लड़े गए इस युद्ध में बड़ी संख्या में लोग मारे गए, जिससे सैनिकों के साथ आम नागरिक भी थे। 1916 में लखनऊ समझौता एवं होम रूल आंदोलन। 1917-18 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह। 1918-19 में बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट पास करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया गया। फिर 1920 में खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन। फिर 1922 में 5 फरवरी को चौरी चौरा की घटना, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। मई 1924 ईस्वी में अल्लूरी सीताराम राज को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हो गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का गठन। 1927 में साम्राज्यवाद विरोधी लीग की स्थापना की गई। दलित जनों की कांग्रेस की स्थापना की गई। फिर 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1930 में 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्र दिवस मनाया गया तथा तिरंगा झंडा फहराया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। साबरमती में दांडी तक यात्रा कर नमक कानून तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। 1931 में मार्च महीने में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन इसी वर्ष संपन्न हुआ। गांधी जी एवरेस्ट समझौता संपन्न हुआ। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू हुआ तथा इसी वर्ष पुनः समझौता हुआ। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव ने नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 1940 में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ। मुस्लिम लीग द्वारा भारत से अलग पाकिस्तान की मांग की गई। 1939-45 ईस्वी में अवधि में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। 1942 क्रिप्स मिशन यात्रा भारत आया तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया तथा अंतरिम सरकार का गठन हुआ। समझौता स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1950 26 जनवरी को भारत माता का नया संविधान लागू हुआ। बच्चों, ये हमने आपको पढ़ा दिया। तो बच्चों, हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अभी हम आपको क्वेश्चन आंसर देंगे जो आपको अपनी कॉपी में सफाई से करना है।